कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑनलाइन कुछ देखा, अच्छा लगा, कार्ट में डाला, खरीद लिया, और जब घर आया तो सोचा अरे यार मैंने ये क्यों मंगा लिया? हाँ, बिल्कुल। या मॉल से निकले, हाथ में बैग है और सोच रहे हैं इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ये कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है या सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे ना हमारे दिमाग के काम करने का एक पूरा विज्ञान है, एक साइकोलॉजी है जो हमें कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च करवा देती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दिमागी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम एक YouTube स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे जो खास इसी चीज को समझाती है कि हम ज्यादा खर्च करते क्यों हैं। हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि ये कंपनियां, ये मार्केटिंग और हाँ, हमारा अपना दिमाग, ये सब मिलकर हमें कैसे खर्च करने पर मजबूर करते हैं। सकती है जो महीने के आखिर में सोचते हैं भाई पैसा गया कहाँ सारा। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। पहली वजह जो दिमाग में आती है वो है फौरन खुशी पाने की चाहत, जिसे अंग्रेजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि उसे तुरंत मिलने वाला सुख ज्यादा भाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये असल में हमारे विकास क्रम से जुड़ा है। मतलब पुराने जमाने में फौरन मिलने वाले फायदे जैसे खाना मिल गया या कोई खतरा टल गया, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। अच्छा। आज वही दिमागी वायरिंग, वही सर्किट खरीदारी पर लागू हो जाता है। जब हम कुछ खरीदते हैं, खासकर अपनी पसंद की चीज, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामिन, हाँ, वो फील गुड केमिकल। बिल्कुल, वही जो हमें अच्छा महसूस कराता है, एक छोटा सा रिवॉर्ड जैसा। हाँ, काफी हद तक वो जो खरीदारी से एक फौरी राहत या खुशी मिलती है ना, वो इसी डोपामाइन के रिलीज का नतीजा है। एक छोटा सा हाई मिलता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। ये खुशी ना बहुत टेम्परेरी होती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे ही डोपामाइन का लेवल नीचे आता है, असलियत दिखने लगती है। और असलियत क्या होती है? खाली बैंक अकाउंट, बढ़ता हुआ क्रेडिट कार्ड बिल। बिल्कुल। शॉपिंग का मजा तो शायद कुछ मिनटों या घंटों में खत्म, लेकिन उसके जो आर्थिक नतीजे हैं, टेंशन, चिंता, शायद कर्जा, वो लंबे समय तक रह सकते हैं। तो मतलब हम उस छोटी सी फौरन मिलने वाली खुशी के लिए अनजाने में ही एक बड़ी कीमत चुका देते हैं। ये एक जाल जैसा है। ये तो हुई हमारे अंदर की केमिस्ट्री की बात, लेकिन बाहर की दुनिया, हमारा समाज, आसपास के लोग, उनका भी तो कुछ रोल होता होगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अरे, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सामाजिक प्रभाव और तुलना, ये शायद ज्यादा खर्च करने के सबसे बड़े कारणों में से एक है आज के टाइम में। हाँ, कैसे? हम लगातार दूसरों को देखते हैं ना। इंस्टाग्राम खोलो तो दोस्तों की विदेश यात्रा की फोटो, फेसबुक पर रिश्तेदार की नई चमचमाती गाड़ी, पड़ोसी ने घर रेनोवेट करा लिया, ये सब दिखता रहता है। और फिर दिमाग अपने आप कंपेयर करने लगता है। अरे वाह, उसके पास ये है, मेरे पास तो नहीं है। या सब लोग कितने मजे कर रहे हैं, हम ही पीछे रह गए, ऐसा ही कुछ। एकदम सही कहा। साइकोलॉजिस्ट इसे कंपैरिजन ट्रैप यानी तुलना का जाल कहते हैं। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। सोशल मीडिया तो इसमें जैसे घी डालने का काम करता है। हाँ, क्योंकि वहां तो सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं फिल्टर लगा के। बिल्कुल। तो हमें लगने लगता है कि अगर हम भी वैसा ही खर्च करेंगे, वैसी ही चीजें खरीदेंगे, तो शायद हम भी उतने ही खुश, उतने ही पॉपुलर हो जाएंगे, उस ग्रुप में फिट हो जाएंगे। फिट इन होने के लिए जो खर्च किया उससे असल में खुशी कहाँ मिलती है? उल्टा आर्थिक बोझ और तनाव ही बढ़ता है। बाहर से भले ही लगे कि सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर चिंता बढ़ती जाती है। और यही तो आयरनी है। हम सोचते हैं खुशी मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी, पर नतीजा अक्सर उल्टा होता है। इस सोशल प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे फैसलों को पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। और कंपनियां, अरे वो तो इस साइकोलॉजी को बखूबी समझती हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो हर तरफ सेल, डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर के बोर्ड लगे होते हैं, ये सिर्फ ग्राहकों को बुलाने का तरीका नहीं, बल्कि इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल है। 50% ऑफ, एक पर एक फ्री, बस आज के लिए। हाँ, ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं है, ये दिमागी खेल है। स्क्रिप्ट इसे कमी का पूर्वाग्रह या स्कैर्सिटी बायस कहती है। बिल्कुल। जब हमें ये बताया जाता है कि कोई चीज कम है, लिमिटेड है या ऑफर बस थोड़ी देर का है, तो हमारे दिमाग में ना एक अर्जेंसी पैदा होती है। हाँ। एक डर सा बैठ जाता है कि अरे यार, ये बढ़िया मौका हाथ से निकल ना जाए। वो फोमो वाली फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा या महंगा मिलेगा। बिल्कुल। और इस अर्जेंसी के प्रेशर में हमारा सोचने समझने वाला दिमाग, वो लॉजिकल ब्रेन, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। हम ये नहीं सोचते कि क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये मेरे बजट में है भी या नहीं। हम बस उस मौके को पकड़ लेना चाहते हैं। ऑनलाइन सेल्स में वो जो टाइमर चलता रहता है ना, टिक टिक टिक, वो इसी का क्लासिक उदाहरण है। वो सीधे हमारे उस डर पे अटैक करता है। लेकिन कई बार तो वाकई अच्छी डील्स मिल जाती हैं। क्या हर डिस्काउंट एक मनोवैज्ञानिक चाल ही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर डिस्काउंट बुरा है, बिल्कुल नहीं। कई बार वाकई जरूरत की चीज पर अच्छी बचत हो सकती है, लेकिन सवाल हमें खुद से ये पूछना है, क्या मैं ये चीज तब भी खरीदता या खरीदती अगर ये डिस्काउंट पर नहीं होती? अच्छा सवाल है। अगर जवाब नहीं है तो शायद आपने पैसे बचाए नहीं हैं, बल्कि ऐसी चीज पर खर्च कर दिए जिसे खरीदने का आपका प्लान ही नहीं था। तो असल में वो बचत नहीं हुई, वो एक्स्ट्रा खर्च हो गया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बाप रे, ये तो बहुत महीन बात है। मतलब डिस्काउंट के चक्कर में हम असल में ज्यादा खर्च कर बैठते हैं कई बार। अच्छा, लेकिन खर्च करने के पीछे क्या हमेशा कोई बाहरी कारण या लालची होता है? कई बार तो बस यूं ही बिना किसी खास वजह के भी तो शॉपिंग कर लेते हैं। आपने एक और बहुत जरूरी बात छेड़ी है, वो है इमोशनल स्पेंडिंग, यानी भावनात्मक खर्च। कई बार हमारा खर्च करना ना लॉजिक या जरूरत पर बेस्ड नहीं होता, वो हमारी उस वक्त की फीलिंग्स का नतीजा होता है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका सीधा असर हमारे बटवे पर पड़ सकता है। भावनात्मक खर्च मतलब जैसे स्क्रिप्ट में क्या बताया इसके बारे में? जैसे सोचिए आपका प्रमोशन हुआ, हाँ आप बहुत खुश हैं, आपने सोचा चलो इस खुशी में खुद को एक महंगा सा गिफ्ट दिया जाए। हाँ, होता है ऐसा। या फिर ऑफिस में दिन बहुत खराब गया, बॉस ने डांट दिया, बहुत स्ट्रेस है। घर आते हुए रास्ते में कोई दुकान दिखी और कुछ गैर जरूरी लेकिन अच्छा दिखने वाला सामान खरीद लिया ताकि मूड थोड़ा ठीक हो जाए। या मान लीजिए आप घर पर अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, तो बस फोन उठाया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स देखने लगे और कुछ ऑर्डर कर दिया, सिर्फ टाइम पास करने के लिए। ये सब इमोशनल स्पेंडिंग है। अच्छा, तो मतलब हम अपनी भावनाओं को संभालने के लिए या उनसे बचने के लिए या उन्हें मनाने के लिए खरीदारी का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन टूल बन जाता है और उस पल में ये काम करता भी है। शॉपिंग से वही डोपामाइन किक मिलती है, ध्यान बढ़ता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ये है, खुशी कम हो जाती है, स्ट्रेस किसी और वजह से वापस आ जाता है, बोरियत खत्म हो जाती है, लेकिन जो पैसा खर्च हो गया वो तो गया। तब अक्सर गिल्ट, पछतावा और पैसे की चिंता होने लगती है। और आजकल जैसे पेमेंट करना इतना आसान हो गया है, मतलब क्रेडिट कार्ड हैं, यूपीआई है, वॉलेट्स हैं, क्या इससे ये इमोशनल या इंपल्स वाली शॉपिंग और ज्यादा आसान नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्रेडिट कार्ड्स और ये डिजिटल पेमेंट्स ना इस पूरी कहानी में एक और लेयर जोड़ देते हैं। स्क्रिप्ट इसे क्रेडिट कार्ड ट्रैप की तरह देखती है। ये ज्यादा खर्च करना बहुत ही ज्यादा आसान बना देते हैं। लेकिन पैसा तो जा ही रहा है, चाहे कैश दें या कार्ड से स्वाइप करें। इसमें फर्क कैसे पड़ता है? फर्क साइकोलॉजिकल है, बहुत बड़ा फर्क है। जब हम अपनी जेब से कैश निकालते हैं, मान लीजिए 500 का नोट या 2000 का नोट किसी को देते हैं, तो हमें सच में फील होता है कि कुछ हमारे हाथ से जा रहा है। हाँ, ये तो है। एक हल्का सा दर्द होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे पेन ऑफ पेइंग यानी भुगतान का दर्द कहते हैं। ये दर्द हमें खर्च करने से पहले थोड़ा रोकता है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये बात महसूस होती है। कैश देते वक्त सोचते हैं एक बार, लेकिन जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं या फोन से टैप करके पे करते हैं, तो वो फिजिकल एहसास गायब हो जाता है। पैसा जाना बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत अमूर्त हो जाता है। स्क्रीन पर बस कुछ नंबर बदल जाते हैं। वो दर्द लगभग महसूस ही नहीं होता। इसलिए कार्ड से 1000 रुपए खर्च करना कैश में 1000 रुपए देने से कहीं ज्यादा आसान लगता है। ओहो, तो क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट्स ने खर्च करने को लगभग दर्द रहित बना दिया है और इसी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि कब कितना खर्च कर बैठे। बिल्कुल, ये पेन ऑफ पेइंग को कम करके हमें अनजाने में ज्यादा खर्च करने के लिए बढ़ावा देते हैं और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीमें तो इसे और भी आगे ले जाती हैं। आपको तुरंत कुछ महसूस ही नहीं होता, दर्द को भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं और फिर पता चलता है कि कर्ज के जाल में फंस गए हैं। बाप रे, तो ये सब मिलकर काम करता है। दिमाग की वो इंस्टेंट खुशी की तलाश, सोशल मीडिया की तुलना, सेल्स डिस्काउंट के फंदे,
हमारी अपनी भावनाएं और फिर ये आसान पेमेंट के तरीके, ये सब हमें ज्यादा खर्च करने की तरफ धकेल रहे हैं। ये जानकर तो थोड़ी चिंता सी हो रही है। हाँ, चिंता होना लाजमी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम इन वजहों को समझ लेते हैं ना, तो हम इनसे निपटने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता, ये पहला कदम है। स्क्रिप्ट इस पर काफी जोर देती है कि कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ सकता है अगर हम कुछ ठोस कदम उठाएं। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो क्या है वो तरीके? इस जाल से बाहर कैसे निकलें? क्या करें? स्क्रिप्ट कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, आजमाए जा सकने वाले सुझाव देती है। पहला और शायद सबसे असरदार, खरीदने से पहले रुकना और सोचना, खासकर जब बात गैर जरूरी चीजों की हो। एक 24 घंटे का नियम अपनाने की सलाह दी जाती है। 24 घंटे का नियम, ये क्या है? ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज खरीदने की बहुत तेज इच्छा हो रही है जिसकी आपको तुरंत जरूरत नहीं है, तो उसे खरीदने का फैसला 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। अच्छा। उसे अपनी विश लिस्ट में डाल दीजिए या कहीं लिख लीजिए। 24 घंटे बाद जब वो पहला जोश थोड़ा ठंडा हो गया हो, तब दोबारा सोचिए, क्या मुझे अब भी इसकी उतनी ही जरूरत या इच्छा महसूस हो रही है? अक्सर होता यह है कि वो शुरुआती इम्पल्स खत्म हो चुका होता है और आप ज्यादा समझदारी से फैसला ले पाते हैं। ये इम्पल्स बाइंग रोकने का बहुत अच्छा तरीका है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब उस पहली तेज इच्छा को थोड़ा शांत होने का टाइम देना। और क्या कर सकते हैं? दूसरा कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। वो क्या चीजें हैं जो आपको खर्च करने पर उकसाती हैं, और फिर उनसे दूरी बनाना। ट्रिगर्स मतलब अगर आपको पता है कि किसी खास मॉल में जाने से या किसी खास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखने से या सेल्स वाले ईमेल पढ़ने से आपके अंदर खर्च करने की इच्छा एकदम से बढ़ जाती है, तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। उन अकाउंट्स को म्यूट कर दें, अनफॉलो कर दें, ईमेल्स अनसब्सक्राइब कर दें या उस मॉल की जगह कहीं और चले जाएं। माहौल बदलना बहुत काम करता है। हाँ, सही कहा। मतलब जिन चीजों से खरीदने का मन करता है उन्हें आंखों से और दिमाग से दूर रखो। जैसे अगर वजन कम करना है तो मिठाई की दुकान के सामने से मत गुजरो, ठीक है? तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा है खर्च की एक लिमिट तय करना और उसे निभाने की कोशिश करना, खासकर उन कैटेगरीज में जहां आप ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, कपड़े वगैरह। और इस लिमिट को बनाए रखने के लिए कैश का इस्तेमाल करना या प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं कि बटुए में कैश कम हो रहा है या प्रीपेड कार्ड में बैलेंस खत्म हो रहा है, तो वो पेन ऑफ पेइंग वाली फीलिंग वापस आ जाती है। वो आपको रुकने का सिग्नल देती है। हाँ, वो दर्द जो क्रेडिट कार्ड ने गायब कर दिया था, कैश या प्रीपेड कार्ड उसे वापस ले आते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। चौथा तरीका? चौथा है अपने खर्चों को ट्रैक करना, पूरी ईमानदारी से। चाहे तो डायरी में लिखें या आजकल कई अच्छी एप्स आती हैं, उनमें नोट करें कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। सिर्फ बजट बना लेना काफी नहीं है, उसे ट्रैक करना जरूरी है। जब आप महीने के आखिर में देखते हैं कि अरे इतना पैसा तो सिर्फ कॉफी पर खर्च हो गया या इतनी शॉपिंग कर ली, तो आंखें खुल जाती हैं। ये अवेयरनेस ही अपने आप में बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करती है। आपको पता चलता है कि पैसा लीक कहाँ से हो रहा है। ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, अपने खर्च को ट्रैक करना। कई बार हम जानना ही नहीं चाहते कि पैसा गया कहाँ, लेकिन बिना जाने सुधारेंगे कैसे? ठीक है, और कोई पांचवा सुझाव? हाँ, पांचवा और बहुत जरूरी सुझाव है डोपामाइन या खुशी पाने के हेल्दी और कम खर्चीले तरीके खोजना। अच्छा, मतलब अगर शॉपिंग आपको टेम्परेरी खुशी देती है, तो सोचिए कि और कौन सी चीजें हैं जो आपको सच में अच्छा महसूस करा सकती हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि जैसे एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना, अपनी हॉबी को टाइम देना, नेचर में घूमना, दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताना या किसी की मदद करना। ये सब भी डोपामिन रिलीज करते हैं और इनसे मिलने वाली खुशी ज्यादा टिकाऊ होती है और इसमें आपका बटवा भी खाली नहीं होता। तो मतलब दिमाग को वो फील गुड वाला केमिकल तो चाहिए, लेकिन उसका सोर्स बदलना है। शॉपिंग वाले शॉर्टकट की जगह ज्यादा अच्छे संतोष देने वाले रास्ते अपनाने हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन सभी तरीकों का मकसद ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं या खर्च करना ही बंद कर दें। पैसा है तो इस्तेमाल करने के लिए ही। लक्ष्य है सोच समझ कर खर्च करना। स्क्रिप्ट इसे इंटेंशनल स्पेंडिंग कहती है।
इंटेंशनल स्पेंडिंग। हाँ, मतलब आपका हर खर्च एक सोचा समझा फैसला हो, आपकी ज़रूरतों और वैल्यूज़ के हिसाब से हो, ना कि किसी बाहरी दबाव, अंदरूनी भावना या मार्केटिंग की चाल का नतीजा। इंटेंशनल स्पेंडिंग, सोच समझ कर खर्च करना, ये शब्द ही अपने आप में कितना पावरफुल है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की बात है। ये तो हुए प्रैक्टिकल कदम, लेकिन क्या इसके लिए हमारी सोच, हमारी मानसिकता में भी कुछ बदलने की जरूरत है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आदतें या व्यवहार तभी बदलते हैं जब उनके पीछे सोच में भी बदलाव आए। स्क्रिप्ट इस बात पे बहुत जोर देती है कि पैसे और खर्च को मैनेज करना ना सिर्फ हिसाब किताब या बजट बनाने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा व्यवहार और मनोविज्ञान का मामला है। जब तक हम अपने खर्च करने के पैटर्न के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल कारणों को समझेंगे नहीं, उन्हें चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ एक्सेल शीट बनाने से परमानेंट बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब खुद के साथ थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा, अपने ट्रिगर्स को, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, यही सबसे जरूरी है यहाँ। ये समझना कि आप क्यों कुछ खास सिचुएशंस में ज्यादा खर्च कर देते हैं, ये आपको उन सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करता है। और एक सोच जो स्क्रिप्ट हमें देती है वो बहुत बहुत गहरी है। क्या? कि हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं, खासकर कोई गैर जरूरी चीज, तो आप सिर्फ वो सामान नहीं खरीद रहे होते, आप अपने भविष्य की आर्थिक आजादी, अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक छोटा सा हिस्सा उसके बदले में दे रहे होते हैं। अरे वाह, ये सोचने का तरीका तो बिल्कुल अलग है, पूरी पिक्चर ही बदल देता है। मतलब आज की छोटी सी गैर जरूरी खुशी के लिए हम कल की किसी बड़ी जरूरत या सपने की कीमत चुका रहे हैं। हर खरीदारी एक ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, ये पर्सपेक्टिव हमें हर खर्च को ज्यादा सीरियसली लेने में मदद कर सकता है। ये हमें सिर्फ एक कंज्यूमर से एक जागरूक इन्वेस्टर बनने की तरफ ले जा सकता है, अपने ही भविष्य में इन्वेस्टर। कमाल है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने समझा कि ज्यादा खर्च करने के पीछे कई सारी मनोवैज्ञानिक ताकतें काम कर रही हैं। डोपामाइन की तलाश में, वो फौरन खुशी पाने की चाह, सोशल मीडिया से पैदा हुई तुलना और दबाव, सेल्स और डिस्काउंट के जरिए बनाया गया कमी का डर, हमारी अपनी भावनाएं जो हमें शॉपिंग की तरफ ढकेलती हैं, और क्रेडिट कार्ड जैसे तरीके जो खर्च के दर्द को कम कर देते हैं। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इन ताकतों को समझकर हम इन पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए कुछ कदम है, जैसे खरीदने से पहले 24 घंटे रुकना, अपने खर्च बढ़ाने वाले ट्रिगर्स से बचना, खर्च की लिमिट तय करना और कैश या प्रीपेड इस्तेमाल करना, अपने खर्चों को ईमानदारी से ट्रैक करना और खुशी पाने के लिए शॉपिंग के अलावा दूसरे हेल्दी तरीके खोजना, और आखिर में लक्ष्य है इंटेंशनल स्पेंडिंग, यानी सोच समझकर इरादे से खर्च करना। ये सारी बातें यकीनन हमें अपने फाइनेंस पर बेहतर कंट्रोल पाने और शायद एक ज्यादा संतुष्ट जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये शायद सीधे स्क्रिप्ट में ना हो, लेकिन हमारी पूरी चर्चा पर आधारित है। हाँ, जरूर। क्या सवाल है? जब हम इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को, जैसे वो फौरन खुशी की चाह, कमी का डर, सामाजिक दबाव, भावनाओं का असर, इतनी गहराई से समझ जाते हैं, तो क्या हम ये भी ज्यादा साफ तौर पर देख पाते हैं कि ये पूरी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया कितनी चालाकी से और शायद कितनी बेरहमी से इन्हीं ट्रिगर्स का इस्तेमाल हमें प्रभावित करने, हमें खरीदने पर मजबूर करने के लिए करती है। और अगर हम इस खेल को पहचानना सीख जाएं, तो ये जागरूकता हमें अपने फैसलों पर, अपनी जिंदगी पर कितना ज्यादा कंट्रोल वापस दे सकती है। ये सोचने वाली बात है।